कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज ईविक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और अब हम सुनेंगे आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में अब तक 75 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। करीब 18 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोज। कोरोना के नए केस घटने से भी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैक्सीन से इकोनॉमी में कोविड का खत्म होगा रिस्क। FY22 की चौथी तिमाही तक इंफ्रा स्पेंडिंग में तेजी लाने का दिया भरोसा। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स पूरा होने की जताई उम्मीद। अगस्त में महंगाई में नरमी। खुदरा महंगाई 5.59% से घटकर 5.3% हुई। सब्जी और खाने पीने की चीजों के दाम घटे। मार्केट के दिग्गजों में सुस्ती, लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मेटल, आईटी और रियल्टी में दिखी खरीदारी, पर बैंक शेयरों ने बनाया दबाव। गुजरात चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल ने ली राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी बोले, भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात का विकास पद होगा समृद्ध। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र का सख्त रुख। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हलफनामे से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर जताई नाराजगी। फैसला सुरक्षित। महाराष्ट्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर एक्शन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पुलिस प्रमुख, गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बुलाई बैठक। सेंट्रल दिल्ली के सब्जी मंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी। 2 बच्चों की मौत की खबर। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। और सबसे पहले कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार टॉप गियर में है। अब तक करीब 75 करोड़ लोगों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है, जबकि 18 करोड़ अडल्ट्स को दोनों डोज टीका पूर्ण टीकाकरण उनका हो चुका है। 43% से ज्यादा आबादी कम से कम 1 टीका ले चुकी है। पिछले 7 दिन से रोजाना 76 लाख डोज लग रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 69 लाख टीके लगे हैं। और वैक्सीनेशन का पूरा अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताइए, अब तो वैक्सीनेशन टॉप गियर में लग रहा है और काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं भारतीय 43%। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ओवरऑल नंबर को देखा जाए तो जो लेटेस्ट नंबर है वो 75 करोड़ डोजेस का है। यानी कि अब तक देश में 75 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं। 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिन्होंने दोनों डोजेस लगवा ली है। और ऑन एन एवरेज देखा जाए, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, तो अगर पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन की बात की जाए तो 60 से 70 लाख डोजेस हर एक दिन में लगी हैं। और हमने ये भी देखा है कि बीते महीने में 3 बार 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी लगाई गई है। तो रफ्तार काफी तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब हम 75 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत को बधाई दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना के इस माहौल में जो सबसे सुरक्षित उपाय है वो टीकाकरण ही है। तो एक अच्छी खबर है कि हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं वैक्सीन के लिहाज से अलग अलग कंपनियों का भी आपको अपडेट देना चाहूंगी। भारत बायोटेक जो नेजल वैक्सीन का ट्रायल कर रही है, उन्होंने फेज 1 का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि फेज 1 का जो ट्रायल रहा है उसके नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। जल्द ही दूसरे फेज के ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। वहीं जाइडस कैडिला की तरफ से भी एक अच्छी खबर आ रही है। जाइकोव डी जो कि उनकी कोरोना वैक्सीन है, वो अगले महीने से मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। यानी कि जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनके पास एक और ऑप्शन होगा वो जाइकोव डी का।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। और लेकिन एक छोटी सी खबर के बाद एक बार फिर से आपके पास वापस आएंगे कोविड अपडेट के लिए, लेकिन इससे पहले बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीन को लेकर क्या कहा है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो वैक्सीन एकमात्र दवा है और वैक्सीन से इकोनॉमी में कोविड का रिस्क खत्म हो जाएगा। Within the country, the risk is we have to keep going with the vaccination. If protection from corona is given to people with the vaccines, I think that would eliminate very many related risks. और एक बार फिर से चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, आपने वैक्सीनेशन की जो कहानी बताई वो तो काफी उत्साहजनक है, लेकिन थोड़ी सी राहत कोविड के मोर्चे पर भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो कोविड की बड़ी खबरें क्या है आज की? देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं नए मरीजों की संख्या का ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। बीते 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। इसमें एक चिंता की बात यह है कि केरल, जहां पर हालात सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 27,000 में से 20,000 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ और सिर्फ केरल से ही हैं। वहीं अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 219 लोगों की जान कोरोना की वजह से एक दिन में गई है। 37,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। पिछले 5 से 6 दिनों में ये ट्रेंड फिर से दिखाई दे रहा है कि नए मरीजों की संख्या के मुकाबले जो रिकवर कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि जो एक्टिव केसेस का लोड है वो भी थोड़ा कम होता हुआ यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। रिकवरी रेट में भी इंप्रूवमेंट है जो अब 97.54% पर पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली तमाम अपडेट के लिए। और अब एक और थोड़ी सी राहत की खबर। अगस्त में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई का जो डेटा आया है उसके मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है और खुदरा महंगाई अगस्त में 5.59% से घटकर 5.30% पर आ गई है। राहत सब्जी, खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई है। पिछले महीने की तुलना में खाद्य महंगाई 3.96% से घटकर 3.11% रह गई। वहीं सब्जी की महंगाई दर -7.5% से घटकर -11.68% पर आ गई है। फ्यूल बिजली ने झटका दिया है। फ्यूल महंगाई 12.38% से बढ़कर 12.75% हो गई है। वहीं हाउसिंग, कपड़ा और जूते चप्पल भी महंगे हुए हैं। Delay in expenditure has been noted. Hopefully in the third and the fourth quarter we'll clear that. So slippages, if anything, which should be worrying me are if they are not spending the infrastructure spending. But I wouldn't think that would be a worry because most of the departments are conscious that they should go ahead with it. और अब बात करते हैं जीएसटी कंपेंसेशन यानी जीएसटी मुआवजे की जो राज्यों को मिलती है, केंद्र देता है। अब खबर ये आ रही है कि केंद्र राज्यों के सामने एक नई शर्त रख सकता है, जबकि राज्य चाहते हैं कि कंपेंसेशन की जो अवधि है 5 साल के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के मुताबिक आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उन पर इन तमाम चीजों पर वहां बातचीत होगी। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, ये काफी अहम मुद्दे हैं राज्यों से जुड़े हुए, तो केंद्र क्या प्रस्ताव रखने वाला है? बिल्कुल, जीएसटी मुआवजे और उसके सालाना बढ़ोतरी की दर यानी इन्फ्लेशन रेट को लेकर इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच में जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। दरअसल कंपनसेशन और सेस के मुद्दे पर लखनऊ में 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस बैठक में मौजूदा इन्फ्लेशन रेट जो कि 14% है इसको घटाने का प्रस्ताव रख सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की दलील है कि कोविड की वजह से जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां बदली है, ऐसे हालात में 14% का बढ़ा हुआ मुआवजा देना संभव नहीं है केंद्र के लिए, लिहाजा इस दर को घटाया जाए। क्योंकि जो जीएसटी से पहले भी जो रेवेन्यू आता था वो करीब 7 से 9% की बढ़ोतरी होती थी, लिहाजा इस साल का जो जीएसटी मुआवजा है उस पर जो इन्फ्लेशन रेट है उसको घटाया जाए। लेकिन ये बात जाहिर है केंद्र सरकार राज्यों को नागवार गुजरेगी और इस पूरे मुद्दे पर जमकर बवाल होगा। वहीं राज्यों की भी डिमांड है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी का मुआवजा मिलता है उस टेन्योर को जो कानून में 5 साल तक लिखा हुआ था इसको आगे बढ़ाया जाए।
लिहाजा अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर किस तरह से सहमत होती है। केंद्र सरकार की मांग है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो, लेकिन राज्यों की डिमांड है कि जो जीएसटी मुआवजे का सिस्टम है उसको जून 2022 से आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में, क्योंकि पिछले साल का करीब जो जीएसटी का मुआवजा है वो करीब 81,000 करोड़ रुपए और इस साल का अभी तक का मुआवजा 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। लिहाजा इस बैठक में काफी एक तरह से देखें विवाद होने की आशंका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। काफी अहम खबर है, देखना होगा काउंसिल की बैठक में क्या होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज लगातार 5वें दिन दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 17,350 के स्तर पर लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स भी 127 अंक गिरकर 58,180 के करीब बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में 211 अंकों की बढ़त हुई है। आज के सेशन में मेटल, आईटी, रियल्टी, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि एनर्जी और बैंकिंग शेयरों पर दबाव रहा। पूरा हाल लेते हैं बाजार का सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, सबसे पहले बताएं आज बाजार की बड़ी बातें क्या रही? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि सेकंड हाफ में रेंज अपर एंड की तरफ आई, स्पेशली इंडेक्स के अंदर। निफ्टी बैंक जो कि लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन आज बाइंग थी मिड कैप इंडेक्स में, रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज अच्छी बाइंग थी आईटी स्पेस के अंदर, सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स तेजी में थे। इसके अलावा मेटल आज तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज बिकवाली थी बैंकिंग के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर, जहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मिड कैप में अच्छी खरीदारी थी, सेलेक्टिव केमिकल स्पेस में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी, तो मूड माहौल थोड़ा अगर ब्रॉडर साइड पे देखेंगे तो बेहतर साइड पे दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंडेक्स के लिहाज से एक रेंज ही में आज ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। तो सुमित, अब थोड़ा सा मार्केट में जूम इन करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आज कौन से सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा। देखिए, निफ्टी गेनर्स में सबसे पहला नाम था कोल इंडिया का, जो कि आज तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हिंडाल्को तेजी में था, साथ ही साथ टीसीएस और बीपीसीएल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी लूजर्स में आज रिलायंस प्रेशर में था एक बड़ी तेजी के बाद। आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक तीनों हैवी वेट्स आज थोड़े प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप गेनर्स में माइंट्री लीड कर रहा था। आईआरसीटीसी एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। एसआरएफ, पीएफसी, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप लूजर्स में आइडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और अशोक लेलैंड जैसे नाम थे, जहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में आज सिंजिन शानदार तेजी देखने को मिली और एक अच्छे उछाल के साथ ये शेयर बंद हुआ। आईजीएल, माइंट्री, आईआरसीटीसी, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में आज आइडिया भी क्वाली के साथ रहा। रिलायंस, इंडिया मार्ट और एमसीएक्स में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में आज लीड कर रहा था कोल इंडिया, शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, इसमें मिड कैप पे काफी नाम पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। सियासत गर्मा गई है। मुंबई के साकी नाका में एक महिला के साथ रेप के बाद खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भी इस पर चिंता जताई थी और आज एक बैठक की पुलिस प्रमुख, गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ। डिटेल के साथ विनया देशपांडे हमारी सहयोगी हमसे जुड़ी हुई है। विनया, आप बताइए आज की बैठक में क्या हुआ, क्या कोई बड़े फैसले लिए गए? जी, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है आज इस बैकग्राउंड पे कि पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ ऐसी केसेस महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रही है। साकीनाका की केस हो, जहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बलात्कार की केस सामने आई। पूना से एक केस सामने आ रही है, नागपुर से भी एक रेप केस सामने आई है। इन केसेस के चलते मुख्यमंत्री ने आज गृह मंत्रालय में एक बैठक की। डीजी सह अनेक आला अफसरों के साथ उन्होंने बैठक करके न सिर्फ ब्यौरा लिया कि पूरी महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, बल्कि कुछ जगहों पे जहां पे केसेस आ रही हैं वहां से सीपीज के साथ उन्होंने ठेठ वार्तालाप भी किया। उनसे ये जानने की कोशिश की कि वहां पे क्या स्टेप ली जा रही हैं। मुंबई के सीपी ने उन्हें बताया कि हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां पे ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेषकर महिलाओं को लेकर मुंबई पुलिस ने जो कुछ भी सख्त कदम उठाने हैं उसके बारे में भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनको ब्यौरा दिया। नवी मुंबई खासकर
जो मुख्यमंत्री का फोकस था वो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इस हिसाब से था, तो हमने देखा कि एक प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को दी गई जहां पे विमेन महिलाओं के खिलाफ जो केसेस बढ़ रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। और उसके बाद खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया में मुख्यमंत्री ने खास नजर डाली और उन्होंने इसका ब्यौरा लिया कि वहां के पुलिस कमिश्नर क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस मीटिंग में गृह मंत्री खुद प्रेजेंट थे, उसके साथ एसीएस होम भी थे और कई आला अफसर भी इसमें या तो फिजिकली जुड़े हुए थे या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको जोड़ा गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनया। तो एक कम से कम स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश जरूर यहां पर की गई है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएसयूज की, यानी सरकारी कंपनियों की। अब उन पर अपना केपेक्स का टारगेट अचीव करने के लिए दबाव पड़ रहा है। इस सिलसिले में पीएमओ ने उनसे एक मंथली रिपोर्ट तलब की है। डिटेल समझते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी बताइए क्या है इस खबर की डिटेल। दरअसल सरकार का मानना है कि अगर निवेश बढ़ता है तो उससे मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो फिर अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगी। इस वजह से न सिर्फ निजी कंपनियों से गुजारिश कर रही है कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, बल्कि सरकारी कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय हर महीने इसकी समीक्षा रिपोर्ट मंगा रहा है और इस प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि आपके तहत जो भी पीएसयूज आती है, सरकारी कंपनियां आती हैं, उनका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट क्या है और इस महीने में कितना उन्होंने उस टारगेट के हिसाब से निवेश किया है, एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी जानकारी दीजिए। तो हर महीने की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय मंगा रहा है और इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि सरकारी कंपनियों की तरफ से कैपेक्स में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा ऑयल एंड पावर सेक्टर की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ऊपर जो है इसमें एनएलसी है। एनएलसी का कैपेक्स जो है करीब 37% के आसपास पहुंच चुका है जो उसका टारगेट था। इसके अलावा एनटीपीसी जिसका कैपेक्स करीब 32 से 33% के आसपास पहुंच चुका है। ऑल इंडिया 32% से ज्यादा का कैपेक्स पहुंच चुका है। इसी तरीके से आरआईएनएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां हैं। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में काफी ज्यादा सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। उसमें एमटीएनएल है जो करीब 1% के आसपास मुश्किल से चढ़ पाया है। मजगांव डॉकयार्ड है जिसमें कुछ 1% के आसपास ही अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो पाया है, यानी चालू कारोबारी साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट था उसके मुकाबले ये यहां तक पहुंच पाई हैं। लेकिन जो कंपनियां पीछे हैं उस पर लगातार दबाव बन रहा है कि उसको और तेजी से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और यहां पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात करेंगे टेलीकॉम पीएलआई की, जिस पर अब काफी गति दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते सरकार उन कंपनियों को एलओआई दे देगी जिनके लिए पीएलआई मंजूर किया जाएगा। डिटेल लेते हैं, असीम मनचंदा हमसे जुड़े हुए हैं। असीम बताइए कि क्या टाइमलाइन है और कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस रेस में है। देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों से दूरसंचार विभाग ने जून में आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो करी थी और 3 जुलाई तक की इनकी डेडलाइन जो दी गई थी। जब ये आवेदन मंगाने की शुरुआत की थी तो सरकार ने ये भी कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर इन कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये मंजूरी जो है वो नहीं दी गई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पिछले हफ्ते जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसने भी इसमें होने वाली देरी को लेकर के दूरसंचार विभाग से जवाब जो है मांगा। तो सरकार जो है सारी प्रोसेस को काफी तेजी से जो करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इस हफ्ते जो है इन कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी जो मिल सकती है। तो सरकार करीबन 3,245 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को हरी झंडी जो दे सकती है। इसमें करीबन 33 कंपनियां शामिल है। खासतौर पर अगर मैं लिस्टेड कंपनियों की बात करूं तो इसमें आईटीआई शामिल है, तेजस शामिल है, डिक्सन शामिल है, एचएफसीएल शामिल है, स्मार्टलिंक शामिल है। तो इन कंपनियों के प्रस्तावों को सरकार जो है हरी झंडी देने की तैयारी जो कर रही है। इस हफ्ते इनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी किया जा सकता है, जिसके बाद कंपनी अपना प्रोडक्शन जो है भारत में बढ़ाने की शुरुआत जो है कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है।
गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने ठीक 2:20 पर शपथ ग्रहण किया। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शपथ ग्रहण में मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमाम मेहमानों ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। सबसे पहले अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। इसके बाद मौजूद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें सालों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय काम देखा है। चाहे वो बीजेपी संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में, वो निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे उस वक्त इमारत के पास से जा रहे थे और तभी इमारत गिर गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी 2 लोगों के फंसे होने की भी आशंका है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत बचाव का काम भी चल रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें भी मौके पर राहत बचाव में जुटी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूं। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर महिलाओं के बगैर अधूरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओला ने अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में पूरी तरह से महिला कर्मचारियों को रखने का फैसला किया है। इसी हफ्ते महिलाओं का पहला बैच काम करने पहुंचा है। अगर आगे इस फैक्ट्री को 10,000 से ज्यादा महिलाएं मिलकर चलाएंगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन ओनली फैक्ट्री होगी। यहां पर ओला अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।